नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राज अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है लेट हिंदुस्तान में। आज हमारे साथ सामाजिक व्यक्ति मधुसूदन कुमार यादुका जी आज हैं, जो कि बिहार के पूर्णिया जिले से आते हैं। ये अपनी बेबाक बातों के नाम से जाने जाते हैं। आज कोई भी अगर बात या समाज में कोई भी चर्चा हो तो उनमें शामिल होकर अपनी जो बात है समक्ष रूप पर समाज के रूप में बोलते हैं। तो आज चलिए हम मिलाते हैं मधुसूदन जी यादुका से। मेरा नाम मधुसूदन कुमार यादुका, मैं भवानीपुर राजधाम जिला पूर्णिया बिहार से हूँ और 24 साल से मैं विशाखापट्टनम में व्यापार कर रहा हूँ। मेरी रुचि सामाजिक काम और राजनीतिक में रही है। आज मेरे कुछ भाई लोग मेरे बीच आए हैं मेरे विचार लेने के लिए। मैं अगर जो ये पूछेंगे मैं अपना विचार इन लोग से शेयर करूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो समाज में राजनीतिक भ्रष्टाचार जो आज के दिन में फैला हुआ है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीति और भ्रष्टाचार ये दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। एक सिक्के का दो पहलू बनकर रह गया है। और हम लोग 2014 के पहले कांग्रेस में जितना भ्रष्टाचार था, परिवारवाद था, उससे तंग आए हुए थे। मोदी जी आए, भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने और हम लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। लेकिन ये 10 साल में 2014 से 24 तक में मोदी जी भी भ्रष्टाचार के साथ हो गए और परिवारवाद के साथ हो गए। पहले एनडीए में 2-3 परिवारवादी पार्टी थी, अब अधिकतर परिवारवादी पार्टी मोदी जी के साथ है। बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी के चिराग पासवान, उनके चाचा मांझी जी, कुशवाहा जी, सब परिवारवादी। इधर में उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, ये परिवारवादी। उधर शिवसेना परिवारवादी और अकाली दल परिवारवादी। सभी परिवारवादी से तो इनका रिश्ता रहा। कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी के साथ इन्होंने नाता जोड़ा, वो भी परिवारवादी। तो राजनीति में आने के बाद जो मोदी जी से हम लोगों ने जो सोचा था कि भ्रष्टाचार के विरोध में ये बहुत बड़ा काम करेंगे, परिवारवाद से छुटकारा दिलाएंगे, और जब ये खुद परिवारवाद वाली पार्टियों से मिलकर सरकार चला रहे हैं, दूसरे कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी नेता थे, एनसीपी के जो भ्रष्टाचारी नेता थे, और मतलब कि टीएमसी के भ्रष्टाचारी नेता थे, सबको तो वो अपने दल में मिला लिए। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको लग रहा है कि परिवारवाद से हमारा देश कहीं ना कहीं हमारा अभी तक बचा हुआ है? क्योंकि आज सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टी है वो सारे परिवारवाद में आज कहीं ना कहीं आज किसी न किसी रूप से आज उसमें लगन है। तो परिवारवाद से आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही कटाक्ष करना चाह रहे हैं या फिर बाकी आप, या फिर उसके बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं? परिवारवादी मतलब कि राजनीति का पर्यायवाची शब्द बन गया परिवारवाद। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद से अछूती है। चाहे कांग्रेस ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, मुलायम सिंह की पार्टी ले लीजिए, राजद ले लीजिए, इधर में है ना आपको करुणानिधि की ले लीजिए, इधर ममता बनर्जी हो गया, उधर में मतलब कि कोई भी जो भी ना, उद्धव ठाकरे का ले लीजिए, सब तो परिवारवादी पार्टी है। लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष स्तर है आज भी परिवारवाद से बचा हुआ है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होता है या फिर उनके कार्यकारिणी जो सदस्य का चुनाव होता है, वो परिवारवाद से मेरे हिसाब से अलग चल रही है। आज तक तो भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ। एक नाम आता है, उसको आरएसएस की तरफ से नाम आता है और उसको मान लिया जाता है। आज तक भाजपा में 2 अध्यक्ष के उम्मीदवार नहीं आए जिससे इलेक्शन हो। मैं जैसे आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे भारत इतना बड़ा देश है, हाँ, इतनी जनसंख्या है, तो अभी सबको साथ में लेके चलना है। तो इसके लिए कैसे पॉसिबल है कि जैसे आप बताएं अलग अलग विभिन्न पार्टियों
का जिसने आपको जिक्र किया जिसने, तो वो सबको बिना टच किए बिना लिए कोई एक महान इतनी बड़ी पार्टी बन जाए जो मतलब कि इतना 400 सीट लाने का जो दावा करे, कैसे पॉसिबल है वो? अगर अभी सभी को नहीं लेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि वो खुद अकेले ही मतलब कि सरकार बना ले और चल? फिर ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या है? आप क्यों बोलते हैं कि हम परिवारवाद के अगेंस्ट हैं? आप क्यों बोलते हैं मैं भ्रष्टाचार का विरोधी हूँ? आप बोलिए ना कि मैं भी परिवारवाद का समर्थक हूँ, भ्रष्टाचार का समर्थक हूँ, चोर लुटेरों को अपने पार्टी में लेकर काम करना चाहता हूँ। दूसरा, अगर कोई पार्टी अगर भ्रष्टाचार करे तो वो करप्ट हो गया, और आपके साथ मिल गया तो सही हो गया। ऐसी दोनों नीति क्यों? ये बात आपका सही है। तो जैसे इसका मतलब कि कौन पैमाना तय करेगा कि वो सामने वाला जो है, वो अभी जो पार्टी है, जो भी व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं, तो वो दागी है या उसके ऊपर कोई आरोप है, तो उसके ऊपर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो सकता हुआ तब तक आप उसको कैसे पर्सनल वो अटैक कर सकते हैं। और दूसरी बात कि हमारे देश में जो न्यायालय है उसमें अभी भी आस्था है सभी की, तो न्यायालय का द्वार खुला हुआ सबके लिए, किसी को मना नहीं है। अगर किसी को लगता है कि वो आदमी के ऊपर ये आरोप है तो वो न्यायालय में जा सकता है, उसके शिकायत कर सकता है, उसके ऊपर जो है कि केस कर सकता है। इसके लिए तो कहीं कोई मना ही नहीं है। उसके बाद अगर उसको सिद्ध किया जाए कि हाँ, तो फिर वो न्यायालय अपने हिसाब से उसको सजा देगी। लेकिन हम लोग अपने से तय करके कि हाँ 4 आदमी बोल दिया कि ये मतलब कि आरोपी है, और हम लोग उसको मनगढ़ंत आरोपी बता करके, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। जैसे कि है ना, हम लोग कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के बहुत से घोटाले सामने आए, तो वो तो प्रूफ तो हुए नहीं थे, कोर्ट में चल रहे थे, और उस पर हम लोगों ने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, और पब्लिक ने मोदी जी की बात को मानकर कांग्रेस पार्टी को हराया, और तो कांग्रेस हार गई। और सबसे बड़ी बात यह कि है ना, कांग्रेस पार्टी ने ही अपने नेताओं पर आरोप मतलब कि उसको कटघरे में खड़ा किया था। और अभी तो आप एक भी उदाहरण बता सकते हैं कि बीजेपी पार्टी का किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी की तरफ से लगा हो? दूसरे दल के भ्रष्टाचार नेता को तो आप मिला लिए, उसको मिनिस्टर भी बना दिए, लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण आप बता सकते हैं? और कांग्रेस में तो बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। राजीव गांधी का ही उदाहरण ले लीजिए, बोफोर्स कोर्स में केस में बीपी सिंह उनको ये घेरे थे। और कोर्ट की जो बात करते हैं, तो न्याय की ये जो प्रक्रिया है इतनी महंगी और इतनी देर है कि साधारण आदमी कोर्ट में क्या सक पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोला था कि एक आम आदमी कोर्ट की तरफ न्याय पाने के लिए देख भी नहीं सकता। लड़ना तो अलग है, कोर्ट का चेहरा नहीं देख सकता। यह तो हमारी चुनाव की मतलब की न्याय प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में याचिका रीति एक्सेप्ट नहीं होती है। भारत हमारा देश है, हिंदी में है ना, आप याचिका डालोगे तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इंग्लिश में डालना होगा। तो ये मतलब कि कोर्ट की प्रक्रिया, आज अगर आप केस डालेंगे तो आपकी ज़िंदगी में उसका फैसला मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? और आपके पास इतने पैसे हैं क्या कि जो आप हर बात पर सरकार के काम को, राजनीतिक पार्टी के काम पर आप केस डालते रहें? और सरकार के पास में, राजनीतिक पार्टी के पास में इतने पावर है, अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो आपको क्रश कर देगा, ईडी में, सीबीआई में, और कोई केस में फंसा कर आपको बर्बाद कर देगा। कुछ दिन पहले यूपी में एक पत्रकार ने जो मिड डे भोजन में नमक और रोटी का मुद्दा उठाया था, उस पत्रकार पर केस करके उसको जेल में चढ़ाया था। तो जब पत्रकार को ऐसा कर सकता तो आम आदमी की क्या हैसियत है? तो इसमें दोषी जनता भी दोषी है, और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा दोषी है। मेरा जो अपना मानना है कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बैकबोन होता है। अगर कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीतती तो कार्यकर्ता के बल पर जीतती है। अगर कार्यकर्ता अगर ईमानदार होगा, पार्टी का नेता अगर गलत करेगा और कार्यकर्ता उसका विरोध कर देगा तो नेता गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन जब कार्यकर्ता अपने चरित्र को गिरा दिया है, छोटे मोटे प्रलोभन के चक्कर में आकर नेता की चापलूसी करने लगा है, उसके कारण राजनीतिक पार्टी भ्रष्ट होती चली जा रही है।
मोदी जी का ये कोई रैली निकलता है, फूल का जितना बारिश होता है, क्या मोदी जी को नहीं दिख रहा है कि ये फिजूल खर्ची है? वो तो पब्लिक करता है, जनरल पब्लिक ना ना, जनरल पब्लिक करता है तो वो पब्लिक का थोड़ी रहता है। ना ना, वो पब्लिक आप भी जान रहे हो कि वो पब्लिक नहीं करता है। पब्लिक के पास इतने पैसे नहीं कि वो उतना फूल बरसाएगा तो आप और इस हिसाब मशीन से से। किराए किराए के लोग आते हैं। मतलब किराए के नहीं, वो पार्टी मैनेज होता है। उतना तो फूल बारिश तो भगवान के ऊपर नहीं होता जितना कि मोदी जी के ऊपर किया जाता है। क्या वो है ना, मोदी जी भगवान से बड़े हो गए क्या? अच्छा, आज के वातावरण में जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं, जो भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, तो उसमें जो भी युवा पीढ़ी हमारी है, अगर राजनीति में आना चाहती है तो इस चीज़ को देख के आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उसमें अपना भविष्य वो अंधेरे में देख रही है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? युवा पीढ़ी के बारे में आप क्या थोड़ा संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी जो दल बदल का जो नियम चल गया है ना, कि अभी हम जैसे कि कांग्रेस में है और हमको कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहा और हम थोड़े प्रभावशाली आदमी हैं, अभी बीजेपी में चल जाएंगे, हमको तुरंत टिकट मिल जाएगा। और बीजेपी में जो 10 साल से 20 साल से काम कर रहा है उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो कार्यकर्ता को झोली ढोने वाला बंधुआ मजदूर बना दिया है ये लोग। तो युवा पीढ़ी, अगर आप मतलब कहने के लिए मतलब कुछ अपवाद लोग ही ऐसे मिलेंगे जो गरीब घराने से उठ के आए, राजनीति में सफल हो गए, कुछ युवा आए जो सफल हो गए, लेकिन मतलब ये अपवाद लोग ही ऐसे मिलेंगे। जन साधारण लोग जो बहुत मेहनत करने के बाद ही उसको राजनीति में सफलता मिलती है, या कोई राजनीतिक घराने से जो ताल्लुकात रखता है। नहीं, लेकिन अभी इस बीच में हमने देखा कि बीजेपी ने कुछ नए नए चेहरों को बहुत ही मतलब कि अपने पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जिसको बोला जाता है, उस टाइप के लोगों को, रिक्शा वाले को, इस टाइप को आपने भी देखा होगा। तो बहुत चुन चुन के, मतलब कि जो बड़े बड़े शीर्ष नेता बहुत दिन से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनको दरकिनार करके और बहुत ही निम्न स्तर से अपने कार्यकर्ता को उभार करके लाने का काम बीजेपी कर रही है। ये हम लगातार देख रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? मतलब कि कुछ उदाहरण सामने आए हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। और इस मायने में सबसे ज़्यादा काम किया आम आदमी पार्टी में। केजरीवाल ने तो मतलब कि ऐसे ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जो कभी राजनीति के क्षेत्र से बिलोंग्स ही नहीं करता था, एक साधारण सा कार्यकर्ता था, उसकी वैसी कोई पहचान नहीं थी, वो है ना एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया। तो ये दो राजनीतिक चेहरे जो भारत में गारंटी दिए थे, एक अरविंद केजरीवाल, एक मोदी जी, कि वो भारत का एक नया राजनीति लाएंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के विरोध में राजनीति शुरू की है और कांग्रेस के साथ समझौता करके अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोदी जी क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टी का आज भी विरोध किए हैं कि आज भी एक न्यूज में आ रहा था परिवारवादी पार्टियों के बारे में, और है ना उनको एक जदयू को छोड़कर जितनी भी पार्टी से उनका अलायंस है सब परिवारवादी पार्टी है। तो आप है ना, ये एक हास्यास्पद लगता है कि आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। अरे राम को मानते हैं तो राम का कुछ तो मानिए, उनके आचरण का, उनके चरित्र को कुछ तो मानिए। खाली बोलने के लिए मुंह में राम बगल में छुरी, जब बोलो भाई सीताराम, ऐसा कब तक चलेगा? मैं आपसे और कुछ पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारी राजनीतिक पार्टियां, जैसे आपने बताया कि सारी की सारी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं यहाँ पर इंडिया में, हिंदुस्तान में हमारे, तो आप ऐसी कौन सी आप कोई पार्टी का नाम बता दीजिए जो कि भ्रष्टाचार में डूबी नहीं हो या फिर परिवारवाद में नहीं डूबी हो। अगर ऐसी कोई पार्टी है तो हमारा समाज का जो नेतृत्व है, हमारा जो भावी जो पीढ़ी है, वो क्या हिसाब से मापदंड करे कि हम किसे वोट दे। आने वाले जो इलेक्शन, अभी 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है, तो आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहिए कि ये पार्टी आपकी तरफ से अच्छी है, या फिर उसका कोई पैमाना आपके अगर मन में कुछ चल रहा हो तो? देखो, राजनीति में आज भ्रष्टाचार से बची हुई कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई। और आज का राजनीति में जितने खर्च आ गए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो जीतने के लिए बहुत पैसे चाहिए, जो एक साधारण आदमी के पास उतने पैसे नहीं है। एक अच्छा ईमानदार आदमी, अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकता। अगर वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा तो उसको कोई सपोर्ट नहीं होगा।
हम ही लोग बोलेंगे अरे उसका क्या हैसियत है जो इलेक्शन लड़ेगा, उसके वो इलेक्शन का खर्चा उठा पाएगा क्या। जब हमारी सोच ऐसी है तो है ना, उसमें दोषी हम लोग हैं, राजनीतिक पार्टी नहीं है। क्या है कि वो जिसको उम्मीदवार बनाती है हम लोग उसको वोट देते हैं, अगर वो क्रिमिनल को उम्मीदवार बनाती है तो हम लोग क्रिमिनल को वोट देते हैं। तो ये नहीं देखते हैं कि हम क्रिमिनल को वोट दे रहे हैं तो उससे हमारा नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। जैसे हम अपना घर के में अगर हमको अपने बेटी का शादी करना है या बहन का शादी करना है तो हम लोग दूल्हा को अच्छा देखते हैं कि नहीं देखते हैं। सही बात है। घर परिवार, दूल्हा, उसका ख़ानदान, सारा चीज़ देखते हैं। लेकिन जब एक MP MLA चुनते हैं तब हम लोग ये देखते हैं क्या 500 रुपया मिल गया, एक दारू मिल गया, मुर्गा मिल गया, वोट दे दिए। सही सच्चाई। तो ये है ना, मतलब कि जब इस प्रलोभन में वोट गिरेंगे तो आपका भविष्य कैसे सिक्योर्ड होगा। अगर कोई राजनीतिक पार्टी एक इलेक्शन लड़ने के लिए 20 करोड़ रुपया खर्चा करेगी, 40 करोड़ रुपया खर्चा करेगी, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। वो सेवा करने के लिए 40 करोड़ रुपया क्यों खर्चा करेगा। वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो जीतेगा तो फिर वो पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट जो 40 करोड़ लगाया वो तो निकालेगा, फिर उसका प्रॉफिट निकालेगा, तब न सेवा के लिए सोचेगा। ये जो सिस्टम हमारा जो बिगड़ा हुआ है, जो राजनीतिक पार्टियों का, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो हम इसके लिए आगे हम क्या कर सकते हैं। और चूँकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, कुछ गिनी चुनी जो नेशनल पार्टी है, जो जिसके आज हमारे पास 2-3 पार्टी जिसमें हम अपना वोट देने के लिए यहाँ पर अपील कर रहे हैं। तो 2024 के इलेक्शन में आप क्या लोगों को राय देना चाहेंगे कि क्या मापदंड करके, क्या देखकर, क्या उनके परिवारवाद देखकर वोट दे या फिर उनको भ्रष्टाचारी को देखकर वोट दे कि ये पार्टी भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है, या फिर ये वोट देकर दे कि ये वो सारी चीज़ें ठीक है लेकिन नई पार्टियां हैं, हम इस पर एक ट्रायल कर सकते हैं। तो ये एक मापदंड क्या होना चाहिए जिससे लोग अपनी सूझबूझ के साथ आगे 2024 के इलेक्शन में वोट दे। समाधान हम तो ये देखते हैं, मैं जो भी वोट देता हूँ मैं पार्टी को महत्व नहीं देता, मैं उम्मीदवारों को महत्व देता हूँ। और पहले उस उम्मीदवारों के बारे में पता करता हूँ कि इसका क्या सोच है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या सोशल लाइफ है, क्या उसका पॉलिटिकल लाइफ है, उसको देख कर वोट देता हूँ। 2000 तक मैं बीजेपी का मेंबर था, तो उस समय तो हम माने पार्टी के सदस्य होने के कारण पार्टी को देख कर वोट देते थे। 2000 के बाद से मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, तो मैं आम नागरिक हूँ, तो आम नागरिक के हिसाब से मैं वोट देता हूँ। पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी उम्मीदवार है। हम उम्मीदवार को महत्व देते हैं, मैं पर्सनली देता हूँ। अगर आप लोग भी अगर उम्मीदवार को महत्व देना लगेंगे तो है ना ये समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। आज है ना चुनाव चिन्ह, पहले क्या होता था कि 2014 के पहले हम लोग बात करते थे कि है ना किस पार्टी को चुनाव वोट देना है, जनता पार्टी, बीजेपी, तो कांग्रेस, या उसके चुनाव चिन्ह के पर बात करते थे। 2014 के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, व्यक्तिवाद। अब हम लोग बोलते हैं कि किसको वोट देगा, मोदी को देंगे, किसको देगा, राहुल को देंगे, किसको देगा, जगन को देंगे, किसको देगा तो लालू को देंगे। पार्टी खत्म हो गई, व्यक्तिवाद आगे आ गया। क्यों आ गया? यह प्रजातंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। तो फिर राजतंत्र क्या था? व्यक्तिवाद था। और प्रजातंत्र में भी व्यक्तिवाद आ गया, तो ये क्या अच्छी बात है क्या? धीरे धीरे क्या होगा कि 5 साल में एक वोट देंगे, उसके बाद फिर हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस तरह की व्यवस्था तो आपको अमेरिका में भी देखनी पड़ेगी, जो आज की डेट में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। उसमें भी व्यक्ति के ऊपर देख के ही वोट दिया जाता है। तो उम्मीदवार अगर सक्षम है तो उसको वोट देख के दिया जाना ही सही है। तो आपकी क्या राय है? तो मेरा ये बोलना है कि व्यक्ति में पार्टी का नाम पहले पार्टी के प्रमुख था। तो आप मेरी बात को नहीं समझे। जैसे कि हमको बीजेपी को वोट देना, तो पहले हम लोग बोलते थे बीजेपी को देना या कमल छाप को देना। अब अगर हम बोलते हैं तो मोदी को वोट देंगे, तो क्या व्यक्ति तो हावी हो गया। हाँ, तो हम विशाखापत्तनम में मोदी जी उम्मीदवार तो नहीं है, भाजपा का कोई दूसरा ABCD उम्मीदवार है। तो आप पूरे भारत में किसी से भी पूछो, अरे मोदी को वोट देंगे, तो हर जगह से मोदी जी थोड़े खड़े हैं। तो ये व्यक्तिवाद की तरफ हमें देश चल रहा है ना। तो ये भविष्य इसकी भयानकता को जैसा सोचिए ना। अगर हम 2024 में अगर PM की इलेक्शन की बात करें
तो 2006 में वो जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे को ही देखकर, क्योंकि जो हमारे जो मोदी जी हैं जो प्राइम मिनिस्टर है, आज उन्हीं के चेहरे को देखकर, उनके काम को देखकर, जो 10 साल का जो उनका अनुभव रहा है, और वो 10 साल के अनुभव को देखकर अगर कोई जनता अगर उनको वोट देना चाहती है, हो सकता है कि लोकल उम्मीदवार को नहीं जानती है और वो अच्छा जानती भी है और वो कार्य नहीं कर पा रहा है, अगर कार्य अच्छा कर भी रहा है तो वो देश के शीर्ष नेतृत्व को जिताना चाहती है। तो उस कंडीशन में क्या गलत है अगर पीएम मोदी को या फिर भाजपा को अगर कोई वोट देना चाहे तो? भाजपा को वोट देने से कोई हम उससे कोई हमको कोई एतराज़ नहीं है। हर आदमी किसी न किसी को वोट देगा, जो उसको समझ में आएगा उसको देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये हो रहा है कि जैसे कि आज मैं देख रहा था रेलवे मिनिस्टर का इंटरव्यू, और वो तो अगर आप रेलवे की बात कर रहे हो तो उसमें मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। अरे आप क्या कर रहे हो? आप रेलवे मिनिस्टर हो। अगर किसी ट्रेन का उद्घाटन होता है तो रेलवे मिनिस्टर का कहीं पर फोटो नहीं आता। वो हरी झंडी दिखाएंगे, मोदी जी दिखाएंगे, बगल में रेलवे मिनिस्टर नहीं रहता है। मेट्रो में सफ़र करेंगे, जो जिस मेट्रो का अगर उद्घाटन किए हैं तो मोदी जी ये बच्चों से या पब्लिक से बात कर रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर नज़र नहीं आता। तो उसका मतलब कि रेलवे मिनिस्टर का कोई योगदान नहीं है, अकेला मोदी जी का योगदान है। तो वो पब्लिक से रेलवे मिनिस्टर को अलग क्यों रखना चाहते हैं मोदी जी? पुल का उद्घाटन होगा, मतलब कि हाईवे का उद्घाटन होगा तो परिवहन मंत्री कहीं नज़र नहीं आते। तो ये बहुत बड़ी, मतलब कि इसको हिटलर शाही बोलिए या मतलब कि क्या उसका व्यक्तिवाद। मैं जैसलमेर गया था पिछले साल 1971 के युद्ध में, पाकिस्तान में जो जीते थे हम लोग, तो उसमें उनसे जीता हुआ हथियार वगैरह सब भी था, और वो देखने के लिए गया तो एक फ़ोटो देखा, वहाँ पर रक्षा मंत्री इनसे सेनाध्यक्ष से हाथ मिला रहे, पीछे में इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति बीबी गिरी वो पीछे में है, और रक्षा मंत्री जगजीवन राम वो उनसे हाथ मिला रहे हैं, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बीबी गिरी दोनों हंस रहे हैं। या युद्ध जीते हैं तो हंसी तो रहेगी, लेकिन महत्व किसको मिला? रक्षा मंत्री को महत्व मिला। अगर उस समय मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, अगर ये चीज़ अगर आज के समय होती तो ना राष्ट्रपति नज़र आते, ना रक्षा मंत्री नज़र आते, सिर्फ मोदी जी नज़र आते। एक अंतिम सवाल आपसे। हाँ। तो ये जो चीज़ है, ये इसको एक इतना बड़ा व्यक्तिवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है क्या? जब बीजेपी के में ही लोकतंत्र नहीं है, हिटलर शाही है, तो भारत में लोकतंत्र कैसे आएगा? एक सवाल आपसे और, लास्ट सवाल। सवाल नहीं है, मैं ये आप चाहता हूँ कि हमारे जो वोटर हैं, जो नए वोटर जो 18 साल की उम्र अभी पास कर गए हैं, क्रॉस कर गए, और वो पहली बार जो मतदान दे रहे हैं हिंदुस्तान में, तो आप उनको क्या अपनी राय देना चाहेंगे और उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे, और क्या होगा, जरा सा आप उनके लिए? आप लोग बहुत उत्साह के साथ वोट दीजिए, पार्टी को महत्व मत दीजिए, आप लोग उम्मीदवार को महत्व दीजिए। जिस दिन हम लोग अगर उम्मीदवार को महत्व देना शुरू कर देंगे तो अपने आप अच्छे लोग विधानसभा और संसद में जाने लगेंगे। अभी क्या हो रहा है, पार्टी के नाम पर 33% क्रिमिनल एमपी संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं और विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। अगर क्रिमिनल से संसद और विधानसभा को बचाना है तो उम्मीदवार को वोट देना पड़ेगा, पार्टी को भूलना पड़ेगा। यही मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे मधुसूदन जी, और जिस तरह इन्होंने अपने बेबाकी से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, तो इसी के लिए मशहूर भी है। तो मिलेंगे अगले सप्ताह किसी और हस्ती के साथ में, और हम रूबरू रहेंगे उनके साथ में। तो मैं हूं राज अग्रवाल, और मेरे साथ थे मधुसूदन कुमार यादुका जी और नरेश कुमार सहारिया और मुकेश कुमार अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लीड हिंदुस्तान में धन्यवाद।